हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है महासागरीय जल के तीसरे भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि महासागरीय जल का तापमान जो है ये कैसे होता है, यानी कहाँ पे महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है और कहाँ पे कम होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से कारक होते हैं जो इस महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं महासागरीय जल के तापमान के बारे में। तो महासागरीय जल का तापमान कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसी सौर ऊर्जा से जो है स्थल के जैसा महासागरीय जल जो है ये भी गर्म होता है, और जिसके कारण जो है महासागरीय जल का तापमान होता है। और अगर हम इनकी जो है गर्म होने और ठंडा होने की प्रक्रिया देखेंगे तो महासागरीय जल जो है स्थल की तुलना में धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जबकि स्थल जो है ये सौर ऊर्जा प्राप्त करके जल्दी ही गर्म हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये ठंडे भी हो जाते हैं। यानी स्थल की तुलना में जल के तापन और शीतलन की प्रक्रिया जो है ये धीमी होती है। तो यहाँ हमने जाना कि महासागरीय जल जो है ये कैसे ऊर्जा प्राप्त करके गर्म होते हैं और फिर ठंडे होते हैं, और इसी सौर ऊर्जा के कारण जो है महासागरीय जल का तापमान होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो तापमान होते हैं महासागरीय जल का, ये सभी जगह एक समान नहीं होते हैं पूरे पृथ्वी पे। यानी कहीं पे महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है और कहीं पे कम होते हैं। तो कुछ कारक होते हैं जो इस महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि ये प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो सबसे प्रमुख कारक होता है वो है अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। तो हम जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पे जो सौर ऊर्जा पड़ते हैं वो सभी जगह समान नहीं होते हैं, यानी कहीं पे ये अधिक होते हैं और कहीं पे ये कम होते हैं। यानी अगर हम विषुवत वृत्त के पास देखें तो वहाँ पे जो सौर किरणें होते हैं वो सीधे पड़ते हैं, इसीलिए वहाँ पे तापमान अधिक होता है। जबकि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे वहाँ पे सौर किरण जो है सीधे नहीं पड़ते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो है तापमान कम होता है। तो यही कारण है कि महासागर की जो सतही जल का तापमान होता है वो विषुवत वृत्त के पास जो है अधिक होता है, और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे इस महासागर की सतही जल का तापमान जो है ये कम होते जाता है। तो ये अक्षांश जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता का। आइए अब हम देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो ये है स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो हम जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट कर देखें तो ये स्थल और जल का जो वितरण है ये असमान होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है वहाँ पे स्थल जो है वो अधिक होता है, यानी वहाँ पे महाद्वीप जो होते हैं वो अधिक होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये स्थल यानी महाद्वीप जो है ये कम होते हैं। और यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागर जो होते हैं वो स्थल से जुड़े होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे महासागर का जो तापमान है अधिक होता है, क्योंकि वो वहाँ पे अधिक उष्मा प्राप्त करते हैं स्थल से जुड़े होने के कारण। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ पे स्थल जो है वो कम होते हैं और ज्यादातर भाग में महासागर पाए जाते हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो वहाँ पे महासागर का जो तापमान होता है वो कम होता है। तो ये था दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है स्थल एवं जल का असमान वितरण, जिसके कारण महासागरीय जल का तापमान जो है ये पूरे पृथ्वी पर भिन्न होता है। अब हम जानेंगे तीसरा कारक, तो ये है सनातन पवनें। तो स्थल से महासागर की तरफ जो बहती हैं पवनें वो क्या करती हैं, गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके कारण जो है तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। यानी ऐसी जगह जहाँ पे महासागर जो है वो स्थल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे तो अधिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे महासागर, जिसके कारण उसका तापमान जो है अधिक होगा। लेकिन ऐसे
जगह पे जहाँ पे महासागर स्थल से तो जुड़े हैं, लेकिन वहाँ पे सनातन पवनें भी होती हैं। तो ये पवनें क्या करती हैं कि जो गर्म सतह होता है महासागर का, उसे धकेलकर दूर कर देती हैं, यानी सतही गर्म जल को दूर धकेल देती है, जिसके कारण जो है तापमान में अंतर आता है। तो ये भी एक प्रमुख कारक होता है जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण कारक जो है ये है महासागरीय धाराएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महासागरीय धाराएं में कुछ गर्म धाराएं होते हैं और कुछ ठंडी धाराएं होते हैं। तो जहाँ पे गर्म धाराएं होंगे उस महासागरीय जल का तापमान जो है वो अधिक होगा, क्योंकि ये गर्म धाराएं जो है तापमान को बढ़ा देते हैं। जबकि ऐसे जगह जहाँ पे महासागरीय ठंडी धाराएं होते हैं उस जगह पे जल का तापमान जो है वो कम हो जाएगा इस ठंडी धाराओं के कारण। तो इस तरह हमने देखा 4 प्रमुख कारक जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं, और यही 4 कारक होते हैं जिसके कारण जो महासागरीय जल का तापमान है ये भिन्न होते हैं पूरे पृथ्वी सतह पर। अब यहाँ हम जानेंगे कि महासागरीय जल का तापमान जो है कैसे गहराई के साथ साथ घटते जाता है। तो गहराई के साथ जो है तापमान महासागरीय जल का ये घटते जाता है, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। और वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता कहा जाता है, और इस क्षेत्र को थर्मोक्लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पे तापमान में तीव्र गिरावट आती है, और इसे ही हम कहते हैं ताप प्रवणता क्षेत्र या थर्मोक्लाइन। और इस क्षेत्र का तापमान जो है ये कभी कभी 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से तापमान जो है ये गिरते जाता है गहराई के साथ। और फिर इस क्षेत्र के बाद अगर हम देखें तो तापमान गिरते जाता है, लेकिन ये तापमान में गिरावट जो होता है ताप प्रवणता क्षेत्र के बाद ये इतना अधिक तीव्र नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने जाना महासागरीय जल के तापमान के बारे में और देखा कि कैसे गहराई के साथ साथ जो है तापमान में गिरावट आते जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि किन किन अक्षांशों पर जो है महासागरीय जल का तापमान कितना होता है और कैसे कैसे ये जो सभी अक्षांशों पे इनका तापमान जो है ये भिन्न होता है। तो मध्य एवं निम्न अक्षांशों पे महासागरों के तापमान की संरचना जो है 3 परत वाली प्रणाली के रूप में हम समझ सकते हैं, और ये 3 प्रणाली जो है ये मुख्यतः मध्य एवं निम्न अक्षांशों में पाए जाते हैं। तो पहला जो परत हम देखेंगे वो होता है 0 से 500 मीटर मोटी, यानी समुद्र सतह से लेकर 500 मीटर तक की गहराई तक ये जो सतह होते हैं। और इस पहले प्रणाली में अगर हम तापमान देखें तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। और ये पहली परत जो है जो 500 मीटर तक की गहराई तक होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूरे वर्ष भर उपस्थित होते हैं, जबकि मध्य अक्षांशों में केवल ग्रीष्म ऋतु में ही ये विकसित होते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे दूसरा परत के बारे में जो 500 मीटर से 1000 मीटर तक गहराई तक होते हैं, और इसमें जो है ताप प्रवणता परत पाया जाता है जहाँ पे तापमान जो है वो तीव्र गति से घटते जाता है, और इसी क्षेत्र को हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। तो ये 500 से 1000 मीटर की गहराई तक होता है ये क्षेत्र ताप प्रवणता वाला, जहाँ पे तापमान जो है ये तीव्र गति से गिरते जाता है। अब तीसरी परत जो है जो सबसे गहराई में होती है वो 1000 मीटर के नीचे होती है, और ये बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तलिका तक ये जो है विस्तृत होती है। और ये गहराई के साथ साथ यहाँ पे तापमान में बहुत जो है कम परिवर्तन होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने आगे भी वीडियो में देखा कि कैसे गहराई के साथ जो तापमान गिरते जाता है महासागरीय जल का, लेकिन पहले जो है शुरुआत में अगर हम देखें 1000 मीटर तक
वहाँ पे तापमान तीव्र गति से गिरता है, जिसे हम थर्मोक्लाइन क्षेत्र कहते हैं या ताप प्रवणता क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद जो है तापमान घटता है, लेकिन उतने तीव्र गति से नहीं घटता है। तो इसीलिए जो तीसरी परत होती है, जो 1000 मीटर से नीचे होती है, यहाँ पे गहराई के साथ तापमान कम होता है, लेकिन बहुत जो है कम परिवर्तन होता है यहाँ पे तापमान में। और ये बहुत अधिक ठंडी परत होती है, जो गंभीर महासागरीय तलीय तक जो है विस्तृत होती है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि महासागरीय जल का तापमान जो है ये कौन कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि कौन से निम्न और मध्य अक्षांशों पे जो है महासागरीय जल के तापमान को अगर देखें तो इन्हें हम 3 परत में जो विभाजित कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने इन 3 परतों के बारे में देखा यहाँ पर। अब हम जानेंगे कि ये महासागरीय जल के तापमान जो है ये कहाँ पे कितने होते हैं। तो महासागर की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब औसत तौर पे पूरे पृथ्वी पे महासागर की सतह के जल का तापमान जो है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि चूंकि विषुवत वृत्त पे जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पे तापमान अधिक होता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे महासागरीय जल का तापमान भी अधिक होता है। और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे, वहाँ पे सूर्य की किरणें कम होती हैं, जिसके कारण तापमान भी वहाँ पे कम होता है। और महासागरीय जल का तापमान भी जो है उसी तरह ध्रुवों की ओर कम होते हैं। तो महासागरीय जल का तापमान जो है ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर कम होते जाते हैं। और बढ़ते अक्षांश के साथ जो है अगर हम देखें कि ये महासागरीय जल का तापमान कितने दर से कम होता है, तो ये 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के दर से कम होते जाता है, जैसे जैसे हम जो विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे। अब औसत तापमान जो है 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 40 डिग्री अक्षांश पर लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तथा ध्रुवों के नजदीक, जैसा हम लोगों ने कहा कि सबसे कम तापमान होता है महासागरीय जल का, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उत्तरी गोलार्ध का जो है, क्योंकि यहाँ पर स्थल जो है अधिक होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर महासागरीय जल का तापमान जो है अधिक होता है। और अगर औसत वार्षिक तापमान देखें तो यहाँ पे होता है 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यही औसत वार्षिक तापमान जो है वो कम होता है और ये होता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे विभिन्न अक्षांशों पर महासागरीय जल का तापमान जो है कितना होता है। और ये जो चित्र हम यहाँ पर देख रहे हैं ये महासागरों की सतह के तापमान का स्थानिक स्वरूप है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे 20 डिग्री जो अक्षांश है यहाँ पर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 40 डिग्री अक्षांश पे 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है महासागर का तापमान। और वहीं अगर हम ध्रुव के पास देखें तो ये तापमान जो है घटकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा महासागर की सतह के तापमान जो है ये कैसे कैसे विभिन्न अक्षांशों पे घटते बढ़ते जाते हैं और फिर ये ध्रुवों के पास जाके कम हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाएंगे ये महासागरीय जल का तापमान जो है घटते जाता है। साथ ही हमने देखा कि कैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थल जो है वो अधिक होता है, क्योंकि वहाँ अधिक महाद्वीप होते हैं। तो वहाँ पे वार्षिक औसत तापमान देखें अगर महासागर के तो वो अधिक होता है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा महासागरीय जल का तापमान के बारे में। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे महासागरीय जल की लवणता के बारे में, जिसे हम सैलिनिटी के नाम से भी जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।